देश के उत्तर में पहाड़ी की तलहटी में बसा एक गांव था, रामपुर, जहां सुबह नीम के पत्तों की हवा कानों में धीमे धीमे कोई लोक धुन भर देती थी। जहां कुएं पर पानी भरती औरतों की हंसी गली गली में नहीं, सीधे घरों के भीतर तक गूंजती थी। जहां हर आंगन में तुलसी का पौधा था, इसी गांव में थी कमला देवी, जिसका एक लौता बेटा था, मोहन। कमला देवी की जिंदगी का एक ही मकसद था, बेटे को अपनी मुट्ठी में रखना, उसे किसी और का अपना ना बनने देना। और फिर एक दिन इस घर में आई राधा, गरीब घर की लड़की, पर दिल की अमीर। हाथों में जादू था उसके, जो भी कढ़ाई करती उसमें जैसे सांस उतर आती। आंखों में सपने थे और हौसला इतना कि पहाड़ भी झुक जाए। पर किसी ने नहीं सोचा था कि जिस घर में वो दुल्हन बनकर आएगी, वहाँ उसे बहू नहीं बल्कि काम की मशीन समझा जाएगा। राधा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। माँ बाप ने जो था सब लगा दिया, लड़की के गहने, कपड़े, बर्तन, सब कुछ। पर विदाई विदाई तो हर घर में एक सी होती है, जहाँ ढोल की आवाज के नीचे माँ का कलेजा फटता है। राधा, अपना ख्याल रखना, सास ससुर की सेवा करना, बड़ों की बात मानना, और याद रखना, ससुराल ही तेरा असली घर है अब। हाँ माँ, पर तुम भी याद रखना, जब मन भारी हो मैं आ जाऊंगी। राधा को नहीं पता था ये रास्ता तहा ले जाएगा। जो आगे था वो फूलों की सेज नहीं, कांटों का बिस्तर था। रामपुर पहुंचकर जब राधा ने डोली से कदम रखा तो दहलीज पर कमला देवी खड़ी थी। मुंह पर मुस्कान थी, पर आंखों में एक ठंडा हिसाब था। तो आ गई, देखते हैं कितनी काम की है। गरीब घर की है, दहेज कुछ खास नहीं लाई। अब यहाँ आकर रानी बनने के सपने ना देखे। मोहन और राधा कमरे में बैठे हैं। तभी मोहन कहता है, भाग्यवान, खुश हो ना? जी हाँ। माँ थोड़ी कड़क है, पर दिल की बुरी नहीं। तुम उनसे डरना मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। पर जो मोहन ने कहा था वो उसकी भूल थी। कमला देवी थोड़ी कड़क नहीं थी, वो तो पत्थर की बनी थी। और पत्थर वक्त के साथ नरम नहीं होते, वो बस और भारी होते जाते हैं। शादी के दूसरे ही दिन भोर होने से पहले ही कमला देवी ने अपना असली रंग दिखा दिया। ए बहू, अभी तक सोई पड़ी है? उठ, 5 बज गए। कुएं से पानी भर कर लाओ। भोर होने से पहले कुआं खाली रहता है, उस वक्त का पानी मीठा होता है। जाओ। राधा झट से उठती है, आंखें नींद से बोझिल है। जी अम्मा जी, अभी जाती हूँ। राधा मटका उठाकर कुएं की तरफ चल देती है। कुएं पर 2-3 औरतें पानी भर रही है। अरे, ये तो मोहन की नई बहू है। हाय राम, कल ही ब्याह हुआ और आज सुबह सुबह कुएं पर। कमला ने भेज दिया होगा। चुप रहो, लड़की सुन लेगी। राधा रस्सी से बाल्टी बांधने की कोशिश करती है, हाथ कांप रहे हैं। बेटी, 2 मैं कर देती हूँ। नई नई आई हो, पहले सीख लो। नहीं काकी, मैं कर लूंगी, घर पर भी यही काम करती थी। राधा 3 मटके पानी भरकर लाई। माथे पर पसीना था और गहने अभी भी हाथों पर थे। नई दुल्हन के कंगन आज ही पहली बार काम की आवाज में बज रहे थे। पानी रखते ही कमला देवी ने अगला हुक्म सुना दिया, जैसे बहू नहीं मजदूर लगी हो। अब रसोई में जाओ, चाय बनाओ, पराठे बनाओ। सरपंच साहब के घर से गेहूं आने वाले हैं, इसलिए आज खूब बनाना। राधा रसोई में जाती है। मीना ननद बाहर निकलती है, ठाट से बैठ जाती है। ओह नहीं भाभी, पराठे में घी ज्यादा डालना, मुझे बिना घी के पराठे नहीं खाने। जी ननद जी, घी खर्च मत करना, महंगा आया है। बहू के लिए तो सूखा पराठा ही काफी है। राधा सुनती है पर कुछ नहीं कहती, पर उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। सबके लिए पराठे बने, सबने खाए। जब राधा खाने बैठी तो उसके सामने रख दिए गए बचे हुए टुकड़े, जो किसी ने नहीं खाए थे। और भूख जब अपमान के साथ मिलती है तो पेट से पहले आंखें भरती हैं। मोहन बाहर से आता है। भाग्यवान, खाना खा लिया? हाँ जी, खा लिया।
मीना कमला देवी की आंखों का तारा थी और अब घर में भाभी आ गई थी तो मीना की जलन घी अब हर बात में टपकने लगी थी। दोपहर को राधा आंगन में कपड़े धो रही है। ओ भाभी, हमारे घर में बड़ा काम है। तुम्हारे घर जैसा यहाँ नहीं है। यहाँ बहू बनकर बैठना नहीं चलता। जी ननद जी, मैं काम ही कर रही हूँ। काम? ये काम है? माँ कहती हैं कि तुम्हारे घर में तो बस एक कमरे का घर था, ना खेत ना जमीन। यहाँ आकर हमारी संपत्ति पर नजर है तुम्हारी। ननद जी, मैंने कभी किसी की संपत्ति पर नजर नहीं की। मैं तो बस इस घर की इज्जत और सेवा करना चाहती हूँ। हाँ, सेवा का ढोंग तो सब करते हैं। माँ, माँ, जरा देखो इसे। कमला देवी आती है। क्या हुआ मीना, क्यों आवाज लगा रही है? माँ, इसने मुझे कुछ कहा। बहू, मेरी लाडली के साथ जबान लड़ाती है। नई आई हो, यहाँ जबान बंद रखो। माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो दीदी से बस इतना ही कहा था कि मैं काम कर रही हूँ। चुप, मुझसे जुबान मत लड़ाओ, जाओ अंदर। राधा चुपचाप अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। हे भगवान, कब तक? ये मेरा घर है या जेल खाना? पता नहीं मुझसे ऐसी क्या खता हो गई कि माँ जी और ननद जी मुझे पसंद नहीं करती, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। शादी के 3 महीने बाद मोहन को शहर में काम मिल गया। तनख्वाह अच्छी थी पर जाना पड़ेगा। उस रात कमरे में सिर्फ बातें नहीं हुई, डर भी बैठा था और उम्मीद भी। मोहन सामान बांध रहा है, तभी राधा उससे कहती है, सुनिए जी, मैं यहाँ अकेली कैसे रह सकूंगी? भाग्यवान, माँ पिताजी हैं यहाँ, मीना है, तुम अकेली नहीं हो। और हाँ, मैं हर हफ्ते फोन करूंगा, पक्का। सुनिए जी, एक बात कहूँ? हाँ भाग्यवान, बोलो। अम्मा जी कभी कभी, मतलब वो थोड़ा। भाग्यवान, माँ बुजुर्ग हैं, पुराने ख्यालात की हैं। तुम समझो, सब ठीक रहेगा। तुम मेरी पत्नी हो, तुम जहाँ रहोगी सबको खुशी मिलेगी। राधा चुप हो जाती है। मोहन के जाने के बाद कमला देवी का असली रूप और खुल गया। घर के सारे काम राधा पर डाल दिए गए। मीना को कुछ नहीं करना होता था और राधा को रुकने की अनुमति भी नहीं। बहू, आज खेत में पानी लगाना है, बाहर जाओ। आते वक्त बाजार से आटा लेते आना, घर आकर कपड़े धोना, शाम को खाना बनाना। जी अम्मा जी। और सुनो, खेत में जाओ तो पड़ोसनों से बातें मत करती रहना, काम करो और आ जाओ। राधा खेत गई, धूप में घंटों काम किया, पाँव में छाले पड़े, पर वो चलती रही, क्योंकि यहाँ बहू के छाले नहीं देखे जाते, सिर्फ उसका काम देखा जाता है। घर लौटकर थकी हरी बैठ जाती है। अरे बैठी क्यों है? ससुर जी का कमरा बुहारना बाकी है, जाओ। जी माँ जी। भोलानाथ दरवाजे से देखते हैं, पर बोल नहीं पाते। वो मन ही मन सोचते हैं, बेचारी कमला ने इस पर बहुत बोझ डाल दिया है, पर मैं क्या करूं? कमला मेरी भी नहीं सुनती। रात का खाना खाते हुए कमला मीना से पूछती है, मीना बेटा, खाना कैसा बना है? ठीक ठाक है, पर दाल में नमक ज्यादा है। सुना, दाल में नमक ज्यादा था। कोई ढंग नहीं खाना बनाने का। माफ करिएगा अम्मा जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। कमला देवी अपनी थाली का बचा हुआ खाना राधा की तरफ सरकाते हुए कहती है, तुम्हारे लिए यही बचा हुआ खाना है, ताज़ा खाना खाने की जरूरत नहीं। राधा कटोरी देखती है, थोड़ी दाल, एक रोटी। कमला, बहू को ढंग का खाना दो, बचा खुचा नहीं। बेचारी पूरा दिन बस काम में ही लगी रहती है। आप अपना खाइए, मैं जानती हूँ घर कैसे चलाना है। घर की बातों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भोलानाथ चुप हो जाते हैं। रात को राधा अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसकी आंखें नम है और दिल बहुत भारी है। सुनिए जी, आप कहाँ हो? काश आप यहाँ होते। हे भगवान, तू सब देख रहा है ना, मुझसे ये सब सहन नहीं होता। फोन बजता है। हफ्ते में एक बार मोहन फोन करता, पर हर बार कमला देवी ही पहले उठाती, जैसे फोन नहीं किसी का हक उठाती हो। हाँ बेटा,
तू कैसा है? वहाँ सब ठीक है ना? माँ, सब ठीक है। राधा कैसी है? अरे बेटा, सब बढ़िया है। राधा मजे में है, खाती पीती है, गाती बजाती है, बिल्कुल ठाठ से रहती है। तू चिंता क्यों करता है? अपने काम पर ही ध्यान दे। माँ, फोन देना उसे। काफी समय हो गया उससे बात नहीं हुई। बेटा, वो अभी कुएं पर गई है, मैं बाद में देती हूँ। फोन कट जाता है। कमला देवी रसोई में राधा के पास जाती है। बेटे ने फोन किया था, तुम्हें देने की जरूरत नहीं समझी। अगर तुमने कभी उसे कुछ बताया तो याद रखो, तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगी। नहीं अम्मा जी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आप मुझे घर से बाहर मत निकालना। चुप कर और काम खत्म कर। और चुप्पी। जब डर बन जाए तो इंसान बोलना नहीं भूलता, टूटना सीख जाता है। एक दिन राधा को तेज बुखार आया। रात भर कंपकपी रही। सुबह उठना मुश्किल था। पर इस घर में बीमारी बहू की नहीं मानी जाती, सिर्फ काम का समय माना जाता है। राधा कुएं पर जाती है, पानी भरने की कोशिश करती है। हाथ से बाल्टी छूटती है और कुएं में गिर जाती है। दयावंती काकी दूर से देखती है। अरे बेटी, तू बीमार है, यहाँ क्यों आई? चल बैठ। काकी, अम्मा जी ने भेजा। मना करती तो। ये क्या जुल्म है, बुखार में पानी भरवाना? चल, मैं तुझे घर छोड़ती हूँ। काकी राधा को घर लाती हैं। कमला बहन, बहू को बुखार है, आज इसे आराम दो। अरे इसे कुछ नहीं होता, ये नाटकबाजी करती है ताकि घर का काम ना करना पड़े। कमला बहन, ये भी तो इंसान है, जानवर नहीं। बेटी जा, अंदर जाकर लेट जा। काकी चली जाती है। कमला देवी अंदर आकर राधा से कहती है, आज तो उस बुढ़िया की वजह से छोड़ रही हूँ, पर कल सुबह से काम बंद नहीं होना चाहिए। राधा तकिया पकड़कर लेटी रही, पर उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बुखार से ज्यादा उसे डर लग रहा था कि ये घर उसे धीरे धीरे खत्म कर देगा। बुखार उतरने के तीसरे दिन की रात, जब घर में सब सो गए, राधा उठी, चुपचाप, बिना आवाज के। पुराने संदूक से निकाला उसने एक कपड़ा जो उसकी माँ ने विदाई में दिया था, और निकाली एक सुई, कुछ धागे। उसे खुद नहीं पता था वो क्यों उठी थी। शायद इसलिए कि जब जिंदगी तोड़ने लगती है तो इंसान वो काम करता है जो उसे जोड़ता है। राधा दिए की रोशनी में कढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे उसके हाथ थिरकते हैं। माँ कहती थी, बेटी, तेरे हाथों में जो जादू है जिसे कोई नहीं छीन सकता। माँ, आज समझ आया। उस रात राधा ने अपनी आत्मा को याद दिलाया कि वो सिर्फ बहू नहीं है, वो राधा भी है। अगले दिन दोपहर में जब कमला देवी पड़ोसन के यहाँ गई थी और मीना सो रही थी, राधा काकी के घर पहुंची। हाथ में वही कढ़ाई वाला कपड़ा था। आ बेटी, बुखार उतरा? काकी, ये देखो। अरे बाप रे, ये तूने बनाया बेटी? ये तो शहर की दुकानों में बिकता है। काकी, माँ ने सिखाया था, बचपन से करती आई हूँ। सुन राधा, पास के शहर में एक हाट लगती है हर रविवार। वहाँ कढ़ाई के कपड़े बहुत बिकते हैं, साड़ियाँ, दुपट्टे, कुर्ते। अगर तू बनाए तो मैं पहुँचाऊं? पर काकी, अम्मा जी को पता चला तो? बेटी, पहले तू बना, फिर देखना क्या होता है। एक बात याद रख, जब औरत के हाथ में पैसा आता है तो घर में उसकी इज्जत अपने आप आती है। ठीक है काकी, मैं कोशिश करती हूँ। काकी ने राधा को एक राह दिखा दी थी, पर अब राधा को उस पर चलना था। पर चलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कमला देवी उसे पानी पीने तक का समय नहीं देती थी। फिर कढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन दमयंती काकी ने राधा को कढ़ाई करने के लिए एक सादा कपड़ा दिया। राधा ने पूरी रात जागकर उस पर कढ़ाई की। अगले दिन काकी उसे हाट में बेच कर आई और राधा के हाथ में पैसे थमा दिए। काकी, ये पैसे? ये तेरी मेहनत की कमाई है। राधा का आत्मविश्वास फिर से वापस आ गया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एक शाम मोहन को वो चिट्ठी मिली। ये राधा ने लिखा है। जितनी लाइनें वो पढ़ता गया, उसके मन का भरोसा उतना ही हटता गया। जिसे वो माँ का सख्त स्वभाव समझता रहा, शायद वो
उससे कहीं ज्यादा था। राधा, तूने ये सब अकेले सहा? 2 दिन बाद बिना खबर दिए मोहन रामपुर लौट आया। अरे बेटा, अचानक? माँ, राधा कहाँ है? रसोई में होगी। सब ठीक है ना? मोहन रसोई की तरफ जाता है। राधा चूल्हे पर खाना बना रही है। राधा। राधा पलटती है, उसे देखकर ठिठक जाती है। जी ये सब क्या है? कुछ नहीं। अब भी नहीं बताओगे? सच कभी एक साथ नहीं निकलता। वो टूटे बांध की तरह धीरे धीरे बहता है, फिर सब बहाकर ले जाता है। मैंने सोचा आपको परेशान न करूं, पर अम्मा जी, उन्होंने मुझे कभी बहू माना ही नहीं। काम, ताने, भूख, डर और ऊपर से मनहूस। माँ ने ये कहा तुमसे? जी। मोहन कमला देवी के पास जाता है और राधा भी पीछे पीछे जाती है। माँ, एक बात पूछूं? राधा ने ऐसा क्या किया जो आपने इसे मनहूस कहा? मैंने जो कहा, घर की भलाई के लिए कहा। जब से ये आई है, घर में चैन नहीं रहा। चैन नहीं रहा या आपका कंट्रोल कम हुआ? कमला देवी चौंक जाती हैं। भैया, आप माँ से ऐसे बात करेंगे? और तुमने भाभी को नौकरानी समझ रखा था। मोहन, तेरी बहू पर बहुत जुल्म हुआ है। कमला देवी भोलानाथ की तरफ देखती है। अच्छा, अब आप भी? हाँ कमला, अब मैं भी। बहुत दिन चुप रहा, पर अब चुप नहीं रहूंगा। घर की सबसे भारी चीज दीवारें नहीं होती, पुरानी चुप्पियां होती हैं। और उस दिन एक चुप्पी टूट गई। उसी बीच शहर से खबर आई, मोहन की फैक्ट्री कुछ महीनों के लिए बंद हो गई है। आमदनी रुकने वाली थी। घर पर पहले ही खर्चा बढ़ा हुआ था। कमला देवी के चेहरे की अकड़ पहली बार डर में बदली। अब घर कैसे चलेगा? हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। राधा चुपचाप अंदर जाती है, अपनी कढ़ाई के ऑर्डर वाले कपड़े और कुछ पैसे लाती है। अम्मा जी, ये कुछ काम के पैसे हैं और 2 और ऑर्डर मिले हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं और काम कर लूं। इजाजत नहीं राधा, सम्मान मिलना चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें इतना परेशान करती थी और तुम? कमला देवी पहली बार राधा की तरफ अलग नजर से देखती है। अगले रविवार गांव के हाट में दयावंती काकी ने राधा के बनाए दुपट्टे, तकिए के गिलाफ और ब्लाउज पीस सजवाए। राधा पहली बार घर की 4 दीवारी से बाहर अपने नाम से खड़ी थी। अरे, ये हाथ का काम है। हाँ, राधा बहू ने अपने हाथों से कढ़ाई की है इस पर। मेरी लड़की के लिए ये वाला रख दो, यूज या बहुत पसंद आएगा। मुझे 4 गिलाफ चाहिए। ये बहुत सुंदर है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। काकी, इतना सब? देखा, जिसे घर ने ठुकराया उसे दुनिया पहचान रही है। उस दिन शाम तक राधा का लगभग सारा सामान बिक गया और पहली बार वो घर लौटी तो उसके हाथ खाली नहीं थे। उसकी मेहनत का सम्मान उसके साथ था। रात, कमला देवी बैठी है। राधा, जी अम्मा जी। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तुझे बहू नहीं, बोझ समझा। तुझे मनहूस कहा, जबकि अशुभ तो मेरा व्यवहार था। पर तूने कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। जिसे मैं अपशकुन समझती रही, वही इस घर का सहारा निकली। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। अम्मा जी, जिनसे अपना कहते हैं उनसे हिसाब नहीं करते। बस अब मुझे बहू नहीं, बेटी समझ लीजिए। कमला देवी रो पड़ती हैं। धीरे धीरे घर बदलने लगा। आंगन वही था, दीवारें वही थी, पर आवाजें बदल गई थी। अब सुबह राधा अकेली कुएं नहीं जाती थी, मीना भी साथ जाती। रसोई में ताने नहीं, बातें होने लगी। भोलानाथ अब चुप नहीं रहते थे और मोहन अब हर बात में राधा को बराबरी से साथ बैठाता था। आंगन में राधा कढ़ाई कर रही है। पास में और गांव की 2 लड़कियां भी सीख रही हैं। भाग्यवान, अब तो तुम्हारा काम पूरे गांव में चल रहा है। हमारी बहू ने घर की किस्मत बदल ली। राधा की आंखें भर आती है। मोहन उसकी तरफ देखता है। मैंने कहा था ना, तुम जहाँ रहोगी खुशी रहेगी। खुशी तब रहती है जी, जब उसे सम्मान भी मिले। अब हमेशा मिलेगा।
हर घर में राधा जैसी कोई ना कोई औरत होती है, जो चुप रहती है इसलिए कमजोर समझ ली जाती है, जो सहती है इसलिए उसका दर्द छोटा मान लिया जाता है। पर सच ये है, औरत जब टूटती नहीं तो घरों की तकदीर बदल देती है। उसे मनहूस कहना आसान है, उसकी मेहनत को पहचानना मुश्किल। पर जिस दिन घर ये पहचान ले, उस दिन वही बहू लक्ष्मी बन जाती है।